हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और मैं आज आप लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 क्लास 10th का वन शॉट वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि टू और मोर देन सबस्टांस मिलकर एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है। टू और मोर देन टू सबस्टांस मिलकर, टू एलिमेंट मिलकर या सबस्टांस मिलकर एक नया चीज़ तैयार करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना दिया, ठीक है। तो एक नया चीज़ हम लोग को मिला, ठीक है। हमने हाइड्रोजन को लिया प्लस ऑक्सीजन को लिया, ये मिलकर क्या तैयार कर दिया, ये मिलकर तैयार कर दिया H2O, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी हमको मिल गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिकल रिएक्शन में वन और टू और मोर देन सबस्टांस होते हैं और वो मिलकर एक नए चीज़ को फॉर्म करते हैं, एक नए चीज़ को तैयार करते हैं, एक डिफरेंट सबस्टांस को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो बनकर तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोग का, तो आप लोग ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक है। यानी कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बर्न कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की नीड है, अगर कोई भी चीज़ बर्न कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की नीड है। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आयरन के अंदर में भी, यानी आयरन जब रस्ट होता है उसमें जंग लग जाता है तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जंग तब लगता है जब उसमें ऑक्सीजन जाके रिएक्ट किया। डाइजेशन यानी खाना का पचना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल रिएक्शन है। बैटरी के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन चेंज इनटू केमिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो आपका वाइन वगैरह तैयार होता है वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है। वॉशिंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो क्या करता है, बहुत सारे डस्ट को, गंदगी को साफ करता है। बेकिंग, किसी चीज़ को हम लोग ब्रेड वगैरह या केक वगैरह तैयार करते हैं, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शन में आपका सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलता है, यानी गैस निकलता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए जिंक एक मेटल है और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो ZnCl प्लस H2 गैस रिलीज हुआ। तो इसका कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आखिर हाइड्रोजन से क्लोरीन क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको समझेंगे बहुत डिटेल में। बस यहाँ पे जान लो यहाँ पे कि जब भी कोई मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है, क्योंकि देखिए ये एसिड है, ठीक है, ये HCl क्या एसिड है, तो आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब बस यहाँ पे आप ये जान लो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस भी रिलीज होता है, गैस भी उसमें से निकलता है। अब सेकेंड आपका है बच्चों कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस निकलता है, टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या उसमें से हीट रिलीज नहीं होगा, हीट रिलीज होगा, गैस रिलीज होगा, तो क्या वो सोल्यूशन गर्म नहीं होगा। यानी सीधी सी बात है कि बच्चों इसमें हीट भी रिलीज होता है, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज होते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो जिंक H2O के साथ मैंने क्या कहा था कि कभी भी कोई मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर कभी भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड को अगर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस, यहाँ पे भी गैस रिलीज हो रहा है बच्चों। फिर Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड को HCl के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो वापस से NaCl और H2S तैयार होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे मैंने जिक्र किया था केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में देखिए बच्चों दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए दो या दो से अधिक एलिमेंट या सबस्टांस मिलकर एक नया चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार होता है, एक नया चीज़ तैयार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने बात किया था तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में बच्चों, केमिकल्स रिएक्शन के अंदर में यहाँ पे आपने देखा कि गैस इवॉल्व होता है,
उसके बाद टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और भी आप देखो कलर भी चेंज हो सकता है, क्या होता है कलर में भी चेंजेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कलर में चेंजेस के साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो चेंज इन स्टेट्स होता है। चेंज इन स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान के चलिए हम हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे H2 हो गया, तो H2 क्या है, गैस है, इसमें ऑक्सीजन हम मिला दिए। ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह का गैस होता है, और इन्होंने मिलकर क्या दे दिया, H2O दे दिया। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, यानी कि स्टेट में, यानी कि हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड बन जाए, लिक्विड गैस बन जाए, तो स्टेट में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है आप समझोगे ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये H है, 2 है और O2 है। तो H2 और O2 को मिलाकर हमने H2O तैयार कर दिया। ठीक है बच्चों, H2 प्लस O2 को तैयार करके तो ये रिएक्टेंट हो गया, यानी ए सबस्टांस द इंटर इनटू केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिजल्ट तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर में बच्चों प्रिसिपिटेशन भी बनता है। प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पे आप जान लो बच्चों, प्रिसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि ये एक सॉलिड सबस्टांस होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, एक इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है जो कि सोल्यूशन में कलर के रूप में चारों तरफ सोल्यूशन में दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए PbNO3 है और यहाँ पे Ki है। ठीक है, तो अब यहाँ पे KNO3 हो गया, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। जो आयोडीन है वो किसके साथ चला गया, Pb के साथ चला गया प्रोडक्ट में, और NO3 किसके साथ चला गया, के साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका प्रिसिपिटेट बन रहा है क्योंकि कलर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि आखिर हम इन दोनों में से किसको प्रिसिपिटेट कहेंगे, और कहेंगे तो क्यों कहेंगे। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों कि हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो वाटर बनता है। तो जब भी हम हाइड्रोजन इतना बड़ा नाम है HYDROGEN, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इतना बड़ा नाम है AOXYGEN। तो हम इसको इतना ना करके इसको सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों H2O2, और मिलकर क्या बन गया, H2O। ठीक है, H2O बन गया। तो जब भी हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को इक्वेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या है बच्चों कि जो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होता है वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर और एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्टेंट जो होता है वो ऑलवेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर जिस रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है उसको अनबैलेंस कहा जाता है इक्वेशन, या इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसकी देखिए ये इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। याद रखिएगा ये सब सबस्क्रिप्ट होता है, किसी भी एलिमेंट के पीछे जो वैल्यू लिखा रहता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसको कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसको जो पीछे होता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, इसको समझिए ध्यान से, देखिए जो आगे है इसको कॉफिशिएंट कहेंगे और जो पीछे है उसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नया टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हम हर चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसके अंदर में हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक के अंदर में क्या होता है, हीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, हीट रिलीज होता है, यानी हीट निकलता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जहाँ पे हीट ऑब्जर्व होता है वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप ध्यान देना कि जो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि जितने भी अगर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका अगर देखा जाए तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट जो होता है बच्चों वो आपका रिलीज होता है। तो आप लोग को समझना है। तो बच्चों हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है यहाँ पे हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। नहीं, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, मैक्सिमम जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब उसमें से हीट निकलता है तो वो कॉम्बाइन हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो मैंने जहाँ पे देखिए बच्चों, जहाँ पे हीट रिलीज होगा, आप खुद देखना एग्जांपल्स के अंदर में, जहाँ पे भी हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जहाँ पे हीट ऑब्जर्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों, तो जहाँ पे हीट रिलीज होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और इंडोथर्मिक एक तरह का आपका कह सकते हैं, इंडोथर्मिक एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि हीट ऑब्जर्व करेगा तभी तो ये टूटेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगर हीट ऑब्जर्व करेगा तभी ना, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई कंपाउंड है या कोई कॉम्बिनेशन कोई कंपाउंड जो है कंबाइन फॉर्म में, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको हीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, हीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो हीट ऑब्जर्व करेगा तभी तो वो टूटेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे देखिए, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और जितने भी आपके इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये एक तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। इससे भी पहले मैंने एक चीज़ बताया था बच्चों, आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है। अच्छा ये देखिए बहुत एग्जांपल अच्छा है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं क्यूक लाइम। क्यूक लाइम, आपको नाम याद रखना है बच्चों। क्यूक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज करता है। आपको मालूम होगा कि जब भी चूना के अंदर में हम पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो हीट निकल रहा है तो हीट रिलीज किस में हो रहा है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स आपको दिखेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का सिंथेटिक रिएक्शन होता है, जैसे एग्जांपल पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे H2 प्लस N2 मिलकर क्या बन गया, NH3 अमोनिया बन गया, MgO प्लस CO2 मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, CO प्लस ऑक्सीजन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी हीट रिलीज हुआ। Na प्लस Cl को ले लिए तो NaCl बन गया। तो ये सब एलिमेंट कंबाइन होके, कॉम्बिनेशन होके ये सब चीज़ को तैयार करते, एक नया चीज़ को तैयार किए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉम्बाइन हो रहा है तो एक नया चीज़ तैयार हो रहा है, यानी कि हम किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दो चीज़ को कंबाइन किया गया, NH3 प्लस HCl को लिया गया है तो NH4Cl बन गया, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। CaO प्लस CO2 को लेके कैल्शियम कार्बोनेट तैयार कर दिया गया है। तो सब कंबाइन फॉर्म में आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, सारे के सारे बच्चों केमिकल रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर में बच्चों हम दो चीज़ को कंबाइन करके, ठीक है, दो चीज़ को मिलाकर कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, हम कंबाइन कर देते हैं, यानी एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन फॉर्म में लाते हैं, उसको सिंथेसिस भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका आ गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के विपरीत है, यानी उल्टा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मान लीजिए ए और बी है, ये टूट कर अलग हो गया तो ए प्लस बी बन गया, यानी टूट गया, यानी डिकम्पोज हो गया, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो होता है वो दो प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट जो होता है वो बट जाता है। रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, बट जाता है। आप देख सकते हो ए बी जो होता है वो ए प्लस बी के फॉर्म में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे H है यहाँ पे H2O है ना, तो H2O को हमने ब्रेक करके क्या बना दिया है, H2 प्लस O2। यहाँ पे इसको हमने बैलेंस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे ये टूट गया ना, डिकम्पोज हो गया ना, इसीलिए इसको यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में था और ये डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट जो है वो बट जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट को डिफॉर्म करते हैं यानी ब्रेक डाउन करते हैं, और ये एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हीट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन भी है। तो दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट का मतलब होता है बटना अप इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टांस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट के द्वारा तोड़ते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के द्वारा ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। एक होता है आपका दूसरा जो टाइप होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस उसको कहते हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए अल्मुनियम और ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। और तीसरा जो होता है बच्चों, तीसरा आपका होता है लाइट के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है। लाइट के द्वारा जब भी हम ब्रेक डाउन यानी सनलाइट के हेल्प से हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, इसको फोटोलाइसिस कहा जाता है, फोटोलाइसिस। तो इसके अंदर में सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, और इसके अंदर में हीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इसको तोड़ने के लिए हमको हीट लेना पड़ रहा है, इसको भी हम लोग को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी हीट का ही फॉर्म होता है, ये लेना पड़ रहा है हमको, यहाँ पे सनलाइट लेना पड़ रहा है। तो जहाँ पे हम हीट को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप बता देते हैं कि अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो इनके अंदर में बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है, कैटरीना, कार, मांगे, आल्टो, कार, जैन, फरारी, ठीक है। उसके बाद टीन है, फिर भी है, क्यूट, सी, गर्ल। देखिए सिल्वर यहाँ पे गोल्ड हो गया। ये रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे भी आपको याद रखना है, देखिए कम से कम तो इतना तो याद रखना है, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये और ये, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। कैटरीना, ठीक है, के फॉर कैटरीना यानी के ना, यानी यहाँ पे ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। कैटरीना, कार, मांगे यानी मैग्नीशियम हो गया, आल्टो अल्मुनियम हो गया, आल्टो कार यानी कार्बन हो गया, जिंक, जैन, फरारी, ओके, फिर भी यानी लीड हो गया, है क्यूट, सी सिल्वर को एजी कहा जाता है, सी गर्ल एयू को गोल्ड कहा जाता है, और ये प्लेटिनियम है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, और इसका यूज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो कैटरीना यानी कैटरीना, कार, मांगे, आल्टो, कार, जैन, फरारी, फिर भी है, क्यूट, सिल्वर को कहते हैं एजी, ठीक है, सी फॉर सिल्वर, सी गर्ल मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे Mg है, ठीक है, तो Mg प्लस ZnNO3 है। तो यहाँ पे देखिए NO3 और ट्वाइस किसके साथ चला गया, Mg के साथ चला गया, और जिंक अकेला हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि when the high reactive element displace the low reactive element from the salt solution then known as the displacement reaction। इसमें क्या होता है बच्चों, AB है और C है, तो इसके अंदर में देखिए B जो है वो C के पास चला गया। इसका मतलब ये है कि B वाला जो एलिमेंट है, B जो एटम है वो हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लेते हैं Mg प्लस CuSO4, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बनेगा MgSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों बना, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में मैग्नीशियम बच्चों कॉपर से ऊपर है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। कोई भी रिएक्शन, जैसे हमने एक रिएक्शन देखा था पीछे भी, मैंने बताया था कि डिटेल में मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने लिया था जैसे जिंक प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा आपका बच्चों ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने बताया था ना कि मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट प्लस ये साल्ट होता है, ठीक है, ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
तो गैस रिलीज करने का साइन एरो ऊपर की तरफ होता है। आप ध्यान दो बच्चों, ये इसी पे तो काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन अगर देखा जाए यहाँ पे H2SO4 है रिएक्टेंट के अंदर में, लेकिन आप ध्यान दो तो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में क्या है, ऊपर के साइड में है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हो गया CaSO4 प्लस यहाँ पे हम लेते हैं Mg, तो क्या रिएक्शन होगा इनके बीच में? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम पहले से बच्चों ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के पास है SO4, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में गलती मत कर देना कि बार बार हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, नहीं। जब रिएक्टिविटी किसी भी रिएक्शन के अंदर में अगर रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो बड़ा होता है उसी के पास आपका आयंस होता है। आयंस जो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो भी आयंस होंगे वो किसके पास होंगे? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी एग्जांपल है, Fe है और CuSO4 है, तो यहाँ पे Cu मिल गया और Fe बन गया। ठीक है, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ बच्चों, जब हम आयरन को Cu के अंदर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो ब्लू कलर में होता है और धीरे 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 इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे Fe है और CuSO4 है। आप खुद भी देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो है वो Cu से आगे है, इसीलिए ये क्या हो जा रहा है, ये SO4 के पास आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे Fe है, CuSO4 है, तो Cu जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में नीचे आता है, इसीलिए SO4 किसके साथ चला गया? इसके साथ चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पे Cu कितना नीचे है, Cu कितना नीचे है और Fe कितना ऊपर है इससे। ठीक है, ये Fe है, इसीलिए ये आयंस जो है इसके एक्सचेंज हो जा रहे हैं। SO4 किसके साथ चला जा रहा है? आयरन के साथ चला जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो यही काम हो रहा है यहाँ पे भी। पोटेशियम में H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो KOH बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। Mg प्लस CuNO3 ट्वाइस है, तो मैग्नीशियम और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में मैग्नीशियम ऊपर होता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ NO3 ट्वाइस चला जा रहा है यानी। ठीक है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों इस एग्जांपल के अंदर में। तो देखिए कुछ हैलोजन जो होते हैं बच्चों, वो उनका भी रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन जो होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको इस पर भी फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम आयोडाइड है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, तो आयोडीन देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी इसका रिजल्ट आ रहा है तो डिस्प्लेस, यहाँ पे भी आयन से डिस्प्लेस हो रहा है, हैलोजन डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे Cl2 जो है इसके साथ आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि Cl2 जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण ये इधर आ जा रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप पढ़ भी सकते हैं। हैलोजन्स का मतलब होता है बच्चों ये जिसके साथ भी मिलते हैं वो साल्ट तैयार करते हैं। तो द हैलोजन लाइक टेक अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रिएक्ट विथ metal to salts, the most reactive halogen is chlorine and the least reactive iodine। ठीक है, they get less reactive as you go down the group, यानी कि क्योंकि ग्रुप से अगर ग्रुप में देखा जाए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में तो ये डाउन द ग्रुप आता है। ठीक है, ये क्या आता है बच्चों? ये आपका डाउन द ग्रुप आता है। ठीक है, ये आपका तो पीरियोडिक टेबल के अंदर में बच्चों ये डाउन द ग्रुप आता है। देखिए आयोडीन सबसे नीचे आता है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये कहा बच्चों कि यहाँ पे भी हैलोजन के अंदर में भी आपको फोकस करना है। तो 17 ग्रुप जो होता है बच्चों आपके पीरियोडिक टेबल का, वो हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोरीन है और आयोडीन है, तो आयोडीन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो आयोडीन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, इसीलिए बेचारा ये क्या हुआ, इससे सेपरेट हो गया, या कैल्शियम इससे सेपरेट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चों। ये आप लोग याद कर लेना कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, सबसे रिएक्टिव हैलोजन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। नेक्स्ट देखिए हम लोग आ गए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे AB प्लस CD है, तो ये BD के साथ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा इसको। यहाँ पे भी इसके साथ है, यहाँ पे ये इसके साथ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि AD हो जाता है और B के साथ क्या चला जाएगा, B के साथ चला जाएगा C। ठीक है, इस तरीके से होता है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह का होता है, जिसमें एसिड प्लस बेस मिलकर वाटर प्लस साल्ट तैयार करता है। जैसे देखिए यहाँ पे HCl है, यहाँ पे NaOH है, तो HCl से H प्लस आयन निकलता है। ठीक है, आप जानते हो ना एसिड में H प्लस आयन रिलीज होता है और बेस में OH निकलता है, तो OH और
OH और H मिलकर क्या बनते हैं, बनाते हैं H2O तैयार करते हैं, और बाकी बचा क्या, Na+Cl, ये क्या बना देंगे, नमक बना देंगे। तो जहाँ पे साल्ट प्लस वाटर बनता है ना बच्चों, जहाँ पे भी साल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी एसिड और बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाता है, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर प्लस साल्ट बनता है, वाटर प्लस साल्ट बनता है। और एक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बच्चा, वो होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखिए, प्रिसिपिटेट रिएक्शन में मैंने पहले भी बता दिया था कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। प्रिसिपिटेट के अंदर में कलर के फॉर्म में कोई भी चीज़ मौजूद हो जाता है, ठीक है। कलर के फॉर्म में कोई भी चीज़, आई मीन एक इनसॉल्युबल सबस्टांस के रूप में ये दिखाई देता है पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर में। तो यहाँ पे PbNO3 है और यहाँ पे Ki है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को मैंने पहले भी लिया था। यहाँ पे KNO3 बना और Pb बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट कौन बना रहा है, एक सॉल्यूशन के अंदर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, KNO3 पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और PbI क्या बनाएगा, PPT बनेगा। PPT प्रिसिपिटेट को कहते हैं, और इसका एरो नीचे होता है क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर में ही रह जाता है और कलर के फॉर्म में, इनसॉल्युबल सबस्टांस के फॉर्म में मौजूद होता है। तो आपको पहचानने का तरीका मैं बता देता हूं बच्चों। तो इसमें पहचानने का आपका तरीका कैसे होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को कब पहचानोगे कि वो प्रिसिपिटेट को शो कर रहा है, और कौन सा कंपाउंड जो है इसके अंदर में प्रिसिपिटेट शो कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये PPT शो कर रहा है, यानी प्रिसिपिटेट शो कर रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा बच्चों आपको रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा। तो सबसे पहला होता है पोटेशियम, सबसे पहले होता है पोटेशियम, कैटरीना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, Fe, Pb, हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपर, AgAu, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, आयरन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर। इसके बाद होता है सिल्वर, इसके बाद होता है गोल्ड, फिर प्लेटिनियम भी होता है PT। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, प्रिसिपिटेट यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है वो सोल्यूशन के अंदर में पूरी तरह से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि PbNO3 और Ki है यहाँ पे। तो आप इसके स्टार्टिंग वाला में देखो तो इसमें पोटेशियम है, यहाँ पे Pb है, और Pb आप देख सकते हो कितना नीचे है और पोटेशियम कितना ऊपर है। और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, तो ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, और प्रिसिपिटेट के रूप में क्या बचेगा, PbI बचेगा। इसीलिए PbI एक येलो तरह का प्रिसिपिटेट तैयार करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे PPT, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, PPT, और इसको नीचे एरो की तरह दिखा दिया जाता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा था ना कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल है। आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दो तरह का होता है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर तैयार होता है, देखिए यहाँ पे हर जगह वाटर तैयार हो रहा है। और एक होता है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। प्रिसिपिटेट रिएक्शंस के अंदर में क्या होता है बच्चों, एक इनसॉल्युबल सबस्टांस की तरह एक कलर फॉर्म तैयार हो जाता है पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन डिसॉल्व सबस्टांस रिएक्ट एंड फॉर्म अ सॉलिड प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो जहाँ पे एडिंग ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के अंदर में क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन जो होता है उसको रिमूव किया जाता है या लॉस किया जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और तीसरा अगर कह ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो आप लोग को ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उल्टा मीनिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आ गया है, कुछ ऑक्सीडेशन तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का और भी एक क्वेश्चन आ गया है, आप लोग के लिए बेहतर होगा इसको समझ लो आप। तो आप लोग देख सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, द रिएक्शन विच रिएक्टेंट रिएक्ट फॉर्म प्रोडक्ट इनसॉल्युबल रिएक्शन मिक्सचर को कहते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। द रिएक्शन विच रिएक्टेंट रिएक्ट फॉर्म प्रोडक्ट दैट इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इनसॉल्युबल सबस्टांस होता है उसी को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये पार्ट जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Na2SO4 है, यानी सोडियम सल्फेट है,
और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो हमने बेरियम को कह दिया कि बेरियम जो है ये एक तरह का वाइट पीपीटी तैयार करता है। क्या करता है? वाइट पीपीटी तैयार करता है और NaCl तैयार करता है। तो ये वाइट कलर का जो पीपीटी तैयार हुआ, मैंने कहा ना कि बेरियम सल्फेट वाइट कलर का पीपीटी तैयार कर रहा है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो वो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कलर के फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। कलर के फॉर्म में सोल्यूशन के नीचे जाकर रिएक्शन के कुछ समय बाद नीचे जाकर बैठ जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर के पीपीटी में। यानी पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। तो ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक आप ले लो NaOH और एक होता है CuSO4। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, SO4 चला जाएगा Na के साथ और OH चला जाएगा Cu के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर का, यानी कि बहुत ही हल्का ब्लू कलर का पीपीटी तैयार होगा। सोडियम सॉल्यूशन के अंदर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में ये आपका बच्चा लोग ऊपर होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में क्या होता है आपका? ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में ऊपर होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करे, ठीक है, वैसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन सप्लाई करे और हाइड्रोजन को रिमूव करे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए, द सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन और सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? उसके उल्टा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन सप्लाई करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ऑक्सीजन सप्लाई किया हाइड्रोजन को, वाटर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई किया ना, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। हो गया ना, कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो H2S और प्लस Cl2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Cl2 जो है वो क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Cl2 जाके हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, ठीक है, और HCl तैयार कर रहा है। तो Cl2 जो है एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Cl2 जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि या तो ऑक्सीजन को सप्लाई करे, ठीक है, या हाइड्रोजन को रिमूव करे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, Cl2 जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है HCl के साथ, HCl बन जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कंसेप्ट सीधा सीधी ये है कि जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो और जहाँ पे जो कंपाउंड ऑक्सीजन सप्लाई करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करे और हाइड्रोजन को रिमूव करे। देखिए यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चों। देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पे होता है? कोरिजन होता है कॉपर के अंदर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोरिजन इन कॉपर। तो कॉपर के अंदर में जब कोरिजन होता है यानी जंग लग जाता है, नॉर्मली अगर बात करें तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट तैयार करता है, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और तो अगर हम बात करें बच्चों तो इसके अंदर में इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाता है, ठीक है। कॉपर का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। आपको याद करना है कि जब कॉपर में कोरिजन होता है तो उसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कोरिजन ऑफ सिल्वर मेटल। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट ट्रांसिस्ट, मतलब पूरी तरह से इसका कलर जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। आप देखे होंगे कि मम्मी लोग जो पायल वगैरह पहनती है वो एयर के एक्सपोज में रहने से, एयर के सरफेस में रहने के कारण वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। बार बार उसका सफाई जो है वो करवाते रहती है मम्मी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत नॉर्मल है, पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए बच्चों, कोरिजन क्या होता है? कोरिजन एक रस्टिंग कोरिजन का मतलब होता है यहाँ पे कि जब कोई भी मेटल जो होता है वो धीरे 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 अनडिजायरेबल होता है, वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, वाटर के कारण, एसिड के कारण, गैस के कारण, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रेजेंट है, गैस है, एसिड है, वाटर के कारण, इसी को कोरिजन कहते हैं। और इसका इफेक्ट हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं आयरन के ऊपर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक तरह का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Fe है, ऑक्सीजन है, वाटर मिक्स करके यहाँ पे एक फेरिक ऑक्साइड तैयार करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आयरन के साथ देखिए यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जो हुआ ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ,
ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे ये एक तरह का रेडॉक्स कर सकते हैं बच्चों रिएक्शन होता है, ठीक है। जहाँ पे अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ देखिए हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं आगे, द रस्टिंग ऑफ आयरन रेडॉक्स रिएक्शन कोरिजन। रस्टिंग, इसमें आयरन वीक होने लगता है, स्टील वगैरह जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं, जैसे कार वगैरह का बॉडी होता है, ब्रिज होता है, मतलब पुल वगैरह, शिप वगैरह जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है बच्चों, तो पेंटिंग के द्वारा। अगर हम किसी लोहे के, आयरन के सबस्टांस को अगर पेंटिंग कर देते हैं तो वो क्या करता है कि वो एक लेयर तैयार करता है, और लेयर तैयार होने के कारण वो लेयर जो होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट को रोकता है, एयर के कांटेक्ट को रोकता है, जिसके कारण में रस्टिंग नहीं हो पाता है। ग्रीसिंग, ऑयलिंग करके और ग्लेवनाइजेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक। तो बच्चों रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज एयर एंड लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो किसी भी फूड को हम लोग एयर के अंदर में, ठीक है, एयर के अंदर में खुले छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आने लगता है, गंध आने लगता है, ठीक है, उसमें स्मेल आता है, गंध आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। इसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या होता है कि फूड के अंदर में हम फूड को ढक के नहीं रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है, जिसके कारण में वो स्मेल करने लगता है, ठीक है। इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो हमको ऐसा चीज़ को ऐड करना है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, यानी ऑक्सीजन को रोके। हमको सीधा जब भी अगर पैकिंग करना है तो उसमें से पूरे के पूरे एयर को निकाल देना है, वैक्यूम कर देना है, खाली कर देना चाहिए। एयर के जगह पे नाइट्रोजन को क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सुने होंगे कुरकुरे, अंकल चिप्स या जितने भी लेज वगैरह होते हैं वो उनको अगर आप ध्यान से देखेगा तो वो थोड़े से फूले होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोकता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बच्चों रोकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका बच्चों कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं। 2 एंटीऑक्सीडेंट यूजुअली ऐड किया जाता है फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड में को बचाने के लिए। एक होता है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होता है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। तो देखिए एक BHT होता है, एक BHA होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 2 एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक होता है आपका एनिसोल BHA, और एक होता है आपका BHT। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फूड को प्रोटेक्ट करता है, रेंसिडिटी से बचाता है। तो बच्चों आज का सेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये 1 शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोग को लगा होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम है बच्चों मुझसे पूछिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगा नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू।